अब हम शुरू करने लगे एक्टिविटी एनालिसिस एंड दी नोशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम डेवलपमेंट को किस तरीके से कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए दो गुड्स की अंडर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एक्टिविटी एनालिसिस के जो दो और नाम है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब 1 मिनट में पेन पकड़ लूँ अपना, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँगी और हेड डालती रहूँगी। ठीक है, अब 3 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिविटी एनालिसिस। ठीक है, ठीक है, ये सारा जो हम अभी काम करेंगे ये ग्राफिकल है। ठीक है, पहला होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शंस तो आपके पास होंगे ही होंगे, यानी कि ये 3 एलिमेंट्स तो हर जो एक्टिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन होगा या प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हम करने लगेंगे उसके अंदर ये 3 चीज़ें तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन करना या मिनिमाइजेशन ये हमारे पास अवेलेबल होगा। ठीक है, सेकेंडली अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अगर आप लोगों को याद हो तो लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर के अंदर हमने देखा था, ये कंज्यूमर थ्योरी या प्रोड्यूसर थ्योरी के अंदर हमने देखा था कि सिर्फ एक कंस्ट्रेंट होता है। कंज्यूमर थ्योरी के अंदर इनकम और प्रोड्यूसर थ्योरी के अंदर जो है वो कॉस्ट की मिनिमाइजेशन। ठीक है, तो अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स यानी कि एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स होंगे। ठीक है, तीसरा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, यानी कि जो दो गुड्स की कंजम्पशन है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि x1 और x2 यहाँ लेके चल रहे होंगे तो x1 और x2 की कंजम्पशन जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी। क्लियर? अब मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करने लगी हूँ, यानी कि एक सवाल हम लेके चलेंगे उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि हमें सवाल लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे प्रॉपर वे में, उसके बाद मैं इस सवाल को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाऊँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे अभी आपका। मैक्सिमाइजेशन करनी है हमने, चेंज इन z, कोई भी नोटेशन हो सकता है, z होना ज़रूरी नहीं है। 1.0 चेंज इन x1। ठीक है, आप चाहो x1 ले लो या चेंज इन x1 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पे 4 अदर कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, पहला कंस्ट्रेंट है ये कंस्ट्रेंट है आपका फाइनल डिमांड, चेंज इन y1 का कंस्ट्रेंट। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रेंट -0.25 चेंज इन x1 प्लस 1.0 चेंज इन x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस 50, ये फाइनल डिमांड ऑफ चेंज इन y2 कंस्ट्रेंट। तीसरा और चौथा कंस्ट्रेंट है आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो 7.5 माइनस 7.5 चेंज इन x1 प्लस
ठीक है, माइनस 5.0 चेंज इन x2 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू -600। ठीक है, अगर ये ग्रेटर इसके यानी कि ये साइन जो अपोजिट होता है, यानी कि -7.5 चेंज इन x1 -5.0 चेंज इन x2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाता है 600 लेस देन, ये माइनस का साइन है, अवॉइड करते हैं। ठीक है, मगर चूंकि ये ग्रेटर देन चल रहा है, ये इसलिए माइनस का साइन है, तो लेबर कंस्ट्रेंट -1.25 चेंज इन x1 -2.5 चेंज इन x2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -200। ये आ गया आपके पास कैपिटल का कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब अगर मैंने इस वाले को मैट्रिसेस के अंदर यानी कि कॉलम वेक्टर के अंदर शो करना हो तो वो कैसे होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये पहला चेंज इन x1 यहाँ पे है, चेंज इन x2 यहाँ पे है, और ये वाला, तो ये 3 कॉलम्स बनेंगे। 1.0 चेंज इन x1 ले लिखेंगे, -0.25 -7.5 1.25, ये आ गया चेंज इन x1 का। A1 A2 नाम दे रही हूँ मैं इसको। ठीक है, A1 और A2 बता देगा कि A1 यानी कि चेंज इन x1 का है, A2 बता देगा चेंज इन x2 का है। -0.5 1.0 -5.0 -2.5। ठीक है, अब ये जो आखिरी है ना, इसको मैं डोनेट करूँ 20 से, +10 +50 -600 -200। अब अगर आपको ये कंस्ट्रेंट ये ना दिए और ये दिए हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा जो है वो आपके पास आउटपुट के कंस्ट्रेंट है, फाइनल डिमांड के कंस्ट्रेंट है, और कौन से जो है वो आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कंस्ट्रेंट है, या लेबर या कैपिटल के। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कंस्ट्रेंट होंगे वो हमेशा माइनस के साथ शो होंगे। अब ये देखो, यहाँ पे एक चीज़ का याद रखना, ये जो साइंस हैं इनके बिल्कुल सेम। ठीक है, और मेनली ऐसे ही डोनेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है, तो जो माइनस के साइन के साथ हैं वो है आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कंस्ट्रेंट, और जो पॉजिटिव के साइन के साथ हैं ये है आपके पास फाइनल डिमांड के कंस्ट्रेंट्स। अब वो y1 के हैं या y2 के हैं, ये लेबर का है या कैपिटल का है, डजंट मैटर, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये कंस्ट्रेंट को मालूम कैसे किया जाए। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे एक दरमियान में आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर दिया, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वेयर चेंज इन x1 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 एंड चेंज इन x2 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। अब इसको ग्राफिकली शो करना है, तो अगर आप लोगों को ग्राफिकली का थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि ग्राफिकली यानी कि आप एक x1 की चेंज इन x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो चेंज इन x2 आएगा, या 3-4 निकालेंगे तो फिर ये हमारे पास आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, इसी पे एक्सप्लेन कर दूँ, चलो इसी पे कर देती हूँ। ठीक है, तो ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट पे यानी कि y इंटरसेप्ट जो कहलाता है, इस पे क्या होता है कि y इंटरसेप्ट पे x जो होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, और x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू जो होती है वो 0 रख के। तो अगर हमारे पास किसी भी एक इक्वेशन के ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएं तो हम इसको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन तो बन जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें जो हम लेके चलेंगे वो हम क्या लेके चलेंगे, चेंज इन x1 जो है वो x एक्सिस पे रखेंगे, और चेंज इन x2 जो है वो y एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे चेंज
जब हमने चेंज इन x2 मालूम करना होगा, चेंज इन x1 को 0 कर देंगे, और जिस अब हमने चेंज इन x1 का इंटरसेप्ट मालूम करना होगा तो चेंज इन x2 को 0 कर देंगे। क्लियर हो गया? ग्राफिकल थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब मैं इसको लेके चल रही हूँ, ठीक है, यानी कि अब मैं हर एक इक्वेशन को लूँगी और उसको आगे सॉल्व करती रहूँगी। और हाँ, मैक्सिमाइजेशन वाली कंडीशन जो है वो मैं सबसे आखिर में सॉल्व करूँगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना लगे तो मैंने आपको ये बेसिक चीज़ क्लियर कर दी है। मैं आपको ग्राफ जो है बना बनाया शो कर दूँगी, ठीक है। चलें, बना ही दूँगी, लग जाए कितना टाइम लगता है, ठीक है। चलो, अब मैं एक एक इक्वेशन ले रही हूँ और एक एक इक्वेशन को सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन 1 यानी कि जो आपके पास चेंज इन y1 का कंस्ट्रेंट की कंजम्पशन थी, तो कंस्ट्रेंट जिसको एक पहली इक्वेशन लेके चले थे हम, उसको कर रही हूँ। चेंज इन x2, ठीक है। अब इसमें मुझे पहले तो इंटरसेप्ट मालूम करने हैं, ठीक है। मैं उनके हेड इंटरसेप्ट्स मालूम कर लूँगी और अपना काम नहीं छोड़ के अगली इक्वेशन पे बढ़ जाऊँगी। सॉरी, अच्छा, तो अब इक्वेशन मैं ऐसे लिख रही हूँ और मैं शॉर्ट डिस्प्ले करके दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो फॉर y इंटरसेप्ट, y पे कौन था, चेंज इन x2 था, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन x1 को 0 रख के फर्दर सॉल्व कर देंगे। यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1.0 माइनस 0. अब इसको इक्वल कर दो बेशक, ठीक है। अच्छा, टेन अपॉन माइनस 0.5, ठीक है। ठीक है, चेंज इन x1 0 रखा है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन के अंदर माइनस 0.5, ठीक है। अब ये 0 हो जाएगा तो 1 पॉइंट चेंज इन x1, ठीक है। अब ये 1 ही है, 1.0 जो है 1 है, तो ये 10 रह जाएगा। चेंज इन x1, चेंज इन x2 10, और x2 में यहाँ पे एज्यूम किया हुआ 0। तो ये जो 2 पॉइंट्स आ गए हैं इंटरसेप्ट्स के, इनको याद रखिएगा, हमने इन्हीं की बुनियाद पे इंटरसेप्ट ड्रॉ करना है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन 2 पे चलते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 भी ऐसे ही सॉल्व होगी, इक्वेशन 3 भी ऐसे ही सॉल्व होगी, 4 भी ऐसे ही सॉल्व होगी, ठीक है। करके देखें। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 2 की तरफ जा रही हूँ, मेरा पेन दे दो। चेंज इक्वेशन 2 यानी कि चेंज इन y2 की कंजम्पशन का जो इक्वेशन थी वो, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या इक्वेशन थी मेरे पास, वो थी 0.25 चेंज इन x1 प्लस 1.0 चेंज इन x2 ग्रेटर देन 50 करें। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे या पहले x इंटरसेप्ट निकाल लीजिए आप, चाहें तो आप दोनों को साइमल्टेनियसली निकाल लें, चलें ये भी एक ऑप्शन है, आज ये भी सॉल्व कर लेता है, ठीक है। जगह की कमी की वजह से ये तरीक़ेकार भी कोई बुरा आइडिया नहीं है, ठीक है। तो फॉर
वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या रखेंगे हम, चेंज इन x1 को 0 रखेंगे। ठीक है, -0.25 0 प्लस 1.0 चेंज इन x2 इक्वल्स टू 50। अब ये 1 हो जाएगा तो x2 50 रह जाएगा। ठीक है, ये तो 0, तो चेंज इन x1 चेंज इन x2। ठीक है, तो चेंज इन x1 आपके पास 0, चेंज इन x2 हो गया 50। ये आ गया आपके पास y इंटरसेप्ट। और फॉर x इंटरसेप्ट चेंज इन x2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इंटरसेप्ट के लिए y एक्सिस पे जो वेरिएबल होगा उसको 0 रख देंगे, तो हमारे पास x इंटरसेप्ट जो है वो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में x2 की जगह 0 रख दूँगी, तो -0.25 चेंज इन x1 प्लस 1.0 x2 की जगह 0 इक्वल्स टू 50 कर रही हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन के साइन के साथ हमें कन्फ्यूजन होगी। ग्राफिंग के अंदर हम इक्वल्स टू कर सकते हैं, मगर इसके अलावा अगर आप कोई और मैथमेटिकल काम कर रहे हो तो उसमें नहीं हो सकता। ठीक है, चेंज इन x1 के लिए सॉल्व कर लूँगी, 50 अपॉन -2 0.25 कैलकुलेटर, तो 50 डिवाइडेड बाय -0.25। ठीक है, इसका भी लिखूँ यहाँ पे, चेंज इन x1 चेंज इन x2 -200। ठीक है, इक्वेशन 3 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन 3, यानी कि आपके पास अभी बारी आ गई है कंस्ट्रेंट्स की। ठीक है, तो इक्वेशन 3 जो है वो है आपकी लेबर की कंस्ट्रेंट। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, -7.5 चेंज इन x1 -5.0 चेंज इन x2 इज लेस देन ग्रेटर देन। इसका मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूंगी, यानी कि अगर मैं और करके इसको लिख दूँ यहाँ पे, चलें, मैं थक गई। तो ये माइनस का साइन हट जाएगा। ठीक है, अगर हम इस्तेमाल जो है ऊपर वाली कोई करेंगे, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखी है। अच्छा जी, अब फिर 2 हिस्से कर दिए मैंने फॉर वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट पे आपके पास चेंज इन x2 था, इसलिए हम लोग चेंज इन x1 को 0 रखेंगे ताकि हमारे पास चेंज इन x2 के लिए सॉल्व कर सकें। 5 -5.0 चेंज इन x2 इज इक्वल्स टू -600। ठीक है, चेंज इन x2 पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो -600 डिवाइडेड बाय -5 कैलकुलेटर, -600 -5 50 नहीं है, 5 120। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, चेंज इन x1 चेंज इन x2, x1 की जगह 0 हो गया, चेंज इन x2 की जगह 120। ठीक है,
अब फॉर एक्स इंटरसेप्ट चेंज इन x2 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर मैंने 7.5 चेंज इन x1 माइनस 5.0 चेंज इन x2 की तरह 0 हो गया इक्वल -600। ठीक है, चेंज इन x1 के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -600 डिवाइडेड बाय -7.5। ठीक है, 7.5 से मैंने डिवाइड कर दिया 80। ठीक है, अब इसको मैं एक्सेस पे लिख लूँ। ठीक है, बंडल के फॉर्म में लिखूँ बेसिकली, क्योंकि फिर ये जो है देखने में ढूंढने में खास मुश्किल नहीं होगी, हमारे लिए आसानी रहेगी। ठीक है, चेंज इन x1 80 है, फिर चेंज इन x2 हमने 0 रखा था। अब इक्वेशन नंबर 4 यानी कि हमारी आखिरी कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन जो है वो आखिरी अब हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे सॉल्व होगा वो सिखा दूँगी। इक्वेशन 4 यानी कि आपकी कैपिटल का कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो कैपिटल का कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है 0.25 माइनस 1.25 चेंज इन x1 माइनस 2.5 चेंज इन x2। अब इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे मैंने आपको एक लेबर का करके दिखा दिया है, अगला आपको खुद आता है। ठीक है, फॉर y इंटरसेप्ट ठीक है, तो चेंज इन x1 को 0 रख देंगे। चेंज इन x1 चेंज इन x2 चेंज इन x1 हमने 0 ज्यूम किया है और चेंज इन x2 उसके बाद 80 आया है। ठीक है, अब फॉर x इंटरसेप्ट चेंज इन x2 की बारी आ गई 1.25 चेंज इन x1 माइनस 2.5 0 is equals to minus 200 change in x1 is equals to minus 200 minus 1.25 160। ठीक है, अच्छा 160 हो गया तो चेंज इन x1 आएगा। ठीक है, चेंज इन x1 चेंज इन x2 चेंज इन x1 हो गया 160 0 x2। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉल्व करना सिखा दूँगी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में change in z 1.0 change in x1 प्लस 0 change in x2। ठीक है, अब x1 और x2 को हम लोग मालूम तो करेंगे मगर एग्जैक्ट वैल्यू हमें कब पता चलेगी जब चेंज इन x1 की कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि चेंज इन x1 जो है वो चेंज इन x जो है z चेंज इन z जो है वो 100 है। ठीक है, अब ये रख के इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको
सॉल्व करके इसका बंडल निकाल लें। ठीक है, अब चलें काट लेना, क्या सुस्त पना कर रही हूँ आज भी मैं। चलें, चेंज इन x1 को 0 रख रही हूँ, यानी कि y इंटरसेप्ट निकाल रही हूँ। ठीक है, चेंज इन x2 आपका जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, अब चेंज इन x2 को जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, चेंज इन x1 जो है वो 100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चेंज इन x1 100, चेंज इन x2 0, ये आपका यहाँ पर वेरिएबल आ गया। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो है ग्राफ शो करने लगी हूँ। ठीक है, बिकॉज अगर मैं इसको बनाने बैठ गई तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के बाद सब ओके, ग्राफ में बना तो दूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत छोटी छोटी लिखी हुई हैं, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हर छोटा डब्बा, जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, वो मैंने 2 जो है उनको 10 के बराबर लिया है ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस 2 स्मॉल boxes are 10 यूनिट्स। ठीक है, वेयर एज जो आपकी ये ऑन वाई एक्सिस जो है हर 5 छोटे डब्बे जो हैं वो 10 यूनिट्स के बराबर हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, वो आप लोग देख के जो है इसका ग्राफ बना लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ शो करने लगी हूँ। ठीक है, इसको मैंने हर डिफरेंट कलर से बनाया है। ठीक है, तो मैं स्केल रख सकती हूँ, ये कर सकती हूँ मैं। ये आपको लाइन नज़र आ रही जिसके मैंने यहाँ रखा है रेड कलर की, नहीं नज़र आ रही, सब कलर, ये लेबर कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये डिमांड का कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ये जो है फाइनल डिमांड चेंज इन y1 का है, ये फाइनल डिमांड चेंज इन y2 का है। ये ग्रीन कलर से मैंने कैपिटल का कंस्ट्रेंट ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ये देख रही हूँ मैं कि ये सारे के सारे इस एक पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब मैंने ड्रॉ करके इसमें प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन की ड्रॉ की, तो इसी कॉमन पॉइंट के ऊपर वो भी आ गया। ठीक है, टेंजेंट हो गया, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है अंडर द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, उस कंस्ट्रेंट्स को जब मैंने यहाँ से मार्क किया तो ये बन रहा है 60 जो है वो चेंज इन x2 का यूनिट्स है, और 40 जो है चेंज इन x1 के यूनिट्स है। तो इस हिसाब से अब हमने देखा कि ये चेंज अगर आएगा x1 और x2 के अंदर, तो फिर हम लोग जो है अंडर द कंस्ट्रेंट्स अपने मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये तो इस एक कंस्ट्रेंट के अंदर था ना, अगर कंस्ट्रेंट चेंज हो जाए तो यानी कि सारे के सारे अपनी जगह फिक्स्ड हैं, सिर्फ कंस्ट्रेंट में चेंज आ गया, सॉरी ऑब्जेक्टिव जो है उसमें चेंज आ गया। न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ लिख रही हूँ, 2-3 किस्मों के, आप प्रैक्टिस के लिए उनको जो है ट्राई कर लीजिएगा। ग्राफ करने में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, मैं फिर जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी इसका, उसके अंदर ग्राफिंग को फिर मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अब मैं चेंज इन z की वैल्यू आप लोग देख लीजिएगा, 100 ही रखना चाहे रख लीजिएगा। ठीक है, 1.2 चेंज इन x1 प्लस 1.0 चेंज इन x2। ठीक है, अब ये नए ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को मैं 3-4 लिख रही हूँ, ये इन चेंजेस के साथ आपने जो है इन ग्राफ्स को प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो फिर देख लीजिएगा,
ठीक है। और तीसरा डन, सॉरी ये चेंज नेक्स्ट वन है, ठीक है। तो अंडर दीज 3 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप जो है वो 3 डिफरेंट ऐसे सेट्स बनाएंगे ऑप्टिमाइजेशन के, ठीक है। तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग की सॉल्विंग हो जाएगी। अब जो हम नया टॉपिक करेंगे उसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसमें हम फिजिबल एरिया मालूम करके फिर उसके अंदर ऑब्जेक्टिव करेंगे, मगर उसके लिए आपको इस लीनियर एनालिसिस का जो है पार्ट बी का इंतज़ार करना होगा, ठीक है। थैंक यू।